हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। दिस इज चंदन गनोत्रा एंड आज बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जी हाँ बच्चों, वन शॉट में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बच्चों आज हम खत्म करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरी थ्योरी मिलने वाली है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं और हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो भी बच्चों आज की लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए बच्चों, सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं, लाइट का सिग्निफिकेंस जानते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ कि अभी क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? एम आई विजिबल टू यू? राइट, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज तो चलो पहुंच जाएगी, बट मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, राइट। बट बोर्ड आपको दिख रहा है। इस छोटी सी एक्टिविटी से बच्चों आपको यह समझ आ गया होगा कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी द थिंग्स अराउंड अस। हमें आसपास चीजों को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, राइट। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट फेंकते हैं, जैसे ये बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड, राइट। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मेरी खुद की लाइट नहीं है, तो आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस बाहर जो लाइट सेटअप है, राइट, क्योंकि मेरे पास खुद की लाइट नहीं है। बट जो बोर्ड है उसके पास खुद की लाइट है। तो लाइट एक्चुअली क्या है बच्चों? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बच्चों आपका क्लास 12th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे। बट एक्चुअली क्या है कि ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इन्हीं रेस की फैमिली का हिस्सा है हमारी लाइट। ठीक है, तो ये जो विजिबल लाइट होती है, ठीक है बच्चों, जो हमें दिखाई देती है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट, जिसको ईएम वेव भी बोलते हैं। बट अभी 10th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट इतना आप समझ लीजिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा था इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट किस तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है? इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतनी आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार कुछ बच्चों को मैं मतलब बताता हूं कि चलो आप इसका वेवलेंथ भी याद रख लीजिए। तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है बच्चों, राइट, अगर मैं बताऊं तो वो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, अगर आप चाहिए तो इसको लर्न कर लीजिए। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है बच्चों आपकी रेड लाइट का। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है और सबसे कम हो जाता है बच्चों आपका वॉयलेट लाइट का। ठीक है, वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ कम हो जाता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, वॉयलेट का वेवलेंथ कम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब लाइट मैंने ऑफ करी थी तो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था, बट बोर्ड आपको तब भी दिखाई दे रहा था। तो इस बेसिस पर बच्चों हम ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, एक कैंडल, ठीक है, कैंडल इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनकी खुद की लाइट है, राइट। अ बल्ब इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दूसरों की लाइट पर डिपेंड नहीं करते, इनकी बच्चे खुद की लाइट है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, राइट। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो दूसरों की लाइट पर डिपेंड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर जो पेड़ है, क्या वो रात को आपको दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। तो होता क्या है कि यहां से मान लो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट की वजह से ये हमें दिखाई देता है। अब सनलाइट ने ऐसा क्या किया कि पेड़ हमें दिखाई देने लगा? उसी में रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को बच्चों कैसे देखते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, ये एप्पल है, ठीक है, मान लेते हैं ये वही एप्पल है, ठीक है, जो न्यूटन जी पर गिरा था, ठीक है, मान लेते हैं एप्पल है, ठीक है। अब यहां से बच्चों मान लो एक सन है, ठीक है, ये सन है, राइट। अभी कलर्स पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि रेड कलर एप्पल रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अभी उतने पर नहीं जाते। बट मान लेते हैं बच्चों सन से एक लाइट आ रही है, वो लाइट क्या होगा? सन पर लाइट, सन से लाइट आई, यहां से बाउंस बैक करी ऐसे, ठीक है, और यहां पर बच्चों हमारी आंखों में वो लाइट चली गई, ठीक है, यहां पर हमारी आंखें थी तो हमारी आंखों में लाइट आ गई। इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। लाइट ने क्या किया? बाउंस बैक किया, और इसी की वजह से
हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट जिनके पास नहीं है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब लाइट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये बचपन में आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें ऐसे हम 3 कार्डबोर्ड्स ले लेते थे। याद है किसी को एक्सपेरिमेंट? ऐसे इसमें 3 होल्स कर देते थे, यहां पर हम एक कैंडल रखते थे, राइट। और अगर ये कार्डबोर्ड्स एक ही लाइन में हैं, मतलब ये इस तरह से, तो यहां पर हमारे को कैंडल की लाइट दिख जाती थी। और अगर एक कार्डबोर्ड को आगे पीछे करोगे तो लाइट ब्लॉक हो जाती थी। ठीक है, अब इसी को बोला जाता है द रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है बच्चों, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी आप याद रख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है बच्चों शैडो का बनना, शैडो फॉर्मेशन। शैडो इसीलिए बनता है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, वरना लाइट यू टर्न ले जाती तो शैडो क्यों बनती? ठीक है ना। द फैक्ट दैट द स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बढ़े आगे, चलो। अब बच्चों लाइट का नेचर क्या है? अब इनमें से ना ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर मैं ऐसे स्टार बना देता हूं, चाहो तो आप पढ़ो, चाहो तो आप स्किप कर दो, 10th में ये नहीं आता। इतना बताना चाहिए कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक है, एज वेल एज इट इज अ वेव। ठीक है, लाइट बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक पार्टिकल है, और द पार्टिकल्स ऑफ लाइट को हम फोटोन्स के नाम से जानते हैं, फोटोन्स के नाम से जानते हैं, राइट। अब ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि इस पर भी आपका पूरा एक चैप्टर आएगा क्लास 12th में, राइट। तो अभी आपको इस पर उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, कि छोटे छोटे पैकेट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, और लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। वेव मतलब क्या? जैसे पानी के अंदर आप एक पत्थर फेंको तो ऐसे रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, राइट। वो एक वेव का रिप्रेजेंटेशन है। तो लाइट वेव की तरह भी है और लाइट पार्टिकल की तरह भी है। इसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोला जाता है। अब यहां से हमारा चैप्टर फॉर्मली बच्चों स्टार्ट होता है। क्या है चैप्टर? द चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर को एक बेसिक भाषा में डिवाइड कर दूं 2 हिस्सों में, तो एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज when it falls on an object is called the reflection of light। ये पेड़ है बच्चों यहां पर आपके घर के पास, ठीक है, यहां से सन, या ये हो गया सन, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों सन से लाइट आई, पेड़ पर गई और बाउंस बैक करी। इस प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों बोला जाता है। सिंपल, क्लियर है, राइट। अब रिफ्लेक्शन की जहां पर हम बात करते हैं तो मिरर्स की बात ना करें ऐसा कभी होता ही नहीं है। रिफ्लेक्शन तो हर जगह हो रहा है, ठीक है, मतलब हर चीज में। मेरी ये शर्ट भी रिफ्लेक्ट कर रही है, बोर्ड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है आपके आसपास। बट जो ऐसी चीज जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है वो होता है मिरर। और मिरर क्या होते हैं? एक सुपर स्मूथ एंड शाइनी सरफेस जिनको ऐसे कोटिंग कर दी जाती है। इस तरह से एक मिरर को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इस तरह से हम एक मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, राइट। आप चाहो तो इसका नाम भी लिख लो MN, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये प्लेन ही दिखेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। ये बच्चों एक प्लेन मिरर का एग्जाम्पल है, बट जरूरी नहीं है कि सारे मिरर्स जो आपको दिखे वो प्लेन ही हो। कर्व्ड मिरर्स भी होंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट मिरर क्या होता है बच्चों? पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस होता है इसका, और ये जनरली किससे बना होता है? सिल्वर से बना होता है। और सिल्वर से क्यों बना होता है? क्योंकि सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स। ऐसा कहा जाता है कि सिल्वर 99% से भी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जितनी लाइट उस पर आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड अप बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड। अब ये मतलब जो नॉर्मल हम मिरर्स बनाते हैं उसमें हल्की सी लेयर सिल्वर की लगाते हैं, फिर कोटिंग कर देते हैं, पेंट लगा दिया जाता है जो जनरली ऑरेंज या फिर ब्लू कलर का होता है, ताकि वो सिल्वर खराब ना हो जाए। क्लियर है बच्चों, राइट। अब 2-3 बेसिक चीजें और पता होनी चाहिए बच्चों आपको कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, दिस इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। और अगर मैं ऐसी मल्टीपल रेज बना दूं, इनको बच्चों बोला जाता है बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो जाएगी पैरेलल बीम,
ठीक है, अगर ये बीम एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं तो इनको बोला जाता है कन्वर्ज करना। ठीक है, कन्वर्ज करना। और अगर बीम्स ऐसे दूर भाग रही हैं इसको बोला जाता है बच्चों डाइवर्ज करना। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टू डाइवर्ज, फैलना, डाइवर्ज करना, कन्वर्ज, पास आना। ठीक है, अब प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन समझते हैं और ये सारी चीजों के बारे में समझते हैं, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। मान लो बच्चों ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से मैं एक लेजर लाइट को ऐसे पॉइंट करता हूं तो लेजर लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ द लेजर लाइट वुड बाउंस बैक। ठीक है, अब ये जो आने वाली रे है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चे, ये जाने वाली रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि क्या हुआ, ये रे रिफ्लेक्ट कर गई। इस पॉइंट को बच्चों बोला जाता है द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस करी। और यहां से बच्चों एक अगर मैं नॉर्मल मतलब 90 डिग्री की लाइन खींच दूं, ठीक है, अगर मैं एक इस तरह से ऐसे 90 डिग्री की लाइन खींच दूं, ठीक है, अरे ये क्या हो गया, अगर मैं इस तरह से एक 90 डिग्री की लाइन खींच दूं तो इस लाइन को बच्चों बोला जाता है नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, प्लेन मिरर के सरफेस से नॉर्मल। अब हमारे को बच्चों दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल दे लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब है कि अगर मैं कागज ले लूं तो ये कागज पर रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल और इंसिडेंट तीनों रेस को बनाया जा सकता है। दैट इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताता है बच्चे कि ये जो एंगल होता है ना, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड, इसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बच्चों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो दो लॉज हो गए, राइट, कि आपस में ये क्या है, सेम प्लेन में है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक केस बस इसमें ये हो जाएगा कि अगर लाइट ऐसे नॉर्मली ही आ जाए तो वो ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि इस केस में बच्चों हमारा इंसिडेंट रे ही हमारी नॉर्मल भी बन गई, वही हमारी रिफ्लेक्टेड भी बन गई। ठीक है, तो इस केस में बच्चों अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखोगे तो वो 0 डिग्री आएगा। कुछ बच्चे 90 कर देते हैं गलती से, ये वाला थोड़ा ना होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है बच्चों, राइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। ऐसा नहीं कि मिरर अगर प्लेन मिरर होगा तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। अगर कुछ ऐसा मिरर होगा जिसके बारे में जानेंगे अभी, ऐसा मिरर होगा उसके बारे में भी जानेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इरेगुलर मत या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है बच्चों प्लेन मिरर्स में। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट अगर पैरेलल बीम की तरह आ रही है लाइक दिस, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसको बोला जाता है रेगुलर या फिर स्मूथ रिफ्लेक्शन, कि आने वाली लाइट भी पैरेलल थी और जाने वाली लाइट भी आपस में पैरेलल है। मिरर्स में ऐसा कुछ होता है। फिर आता है बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस में होता है कि अगर सरफेस मान लो थोड़ा उबड़ खाबड़ है लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरह से, जो कि मोस्ट ऑफ द सर्फेसेस होते हैं, राइट, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाएंगे तो उबड़ खाबड़ होते हैं। तो यहां पर बच्चों अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, ठीक है, कुछ इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, तो कुछ लाइट ऐसे चली जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, सो द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बच्चों आर नॉट पैरेलल। इंसिडेंट लाइट रेज वर पैरेलल, रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है। ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, डिफ्यूज हो रही हैं, फैल रही हैं। ऐसी रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है। सवाल ये पूछ लिया जाता है कि क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताओ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर बच्चे वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। सोचो, 1 मिनट पॉज करो और सोचो, क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे? बिल्कुल होंगे। होता क्या है बच्चों, यहां का ना नॉर्मल्स अलग अलग बनती है, सबकी अलग अलग नॉर्मल बनेगी, बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यहां पर भी होगा।
ठीक है ना, वो अभी मैंने बताया था कि हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। फिर दो और चीजें रह गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद द रे डायग्राम्स एंड एवरीथिंग एल्स इन दिस चैप्टर, कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है और इमेज कितनी तरह की होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विद गिव्स आउट द लाइट। ठीक है, कोई भी चीज जो लाइट देती है, राइट, ऐसे जिससे लाइट निकलती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट हो सकती है या दूसरों की लाइट वो रिफ्लेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा अलग अलग तरह से। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इमेज क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द मिरर और लेंस। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज अगर यहां पर ऐसे मिल जाती हैं तो यहां पर बच्चों एक इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, अब दो चीजें होती है, या तो एक्चुअलिटी में लाइट रेज मिल रही हैं या फिर ऐसा हो कि मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट दूर भाग रही हैं। ठीक है, लाइट ऐसे दूर भाग रही हैं तो इनको हम धक्के से मिलाएं। ठीक है, तो यह धक्के से मिलाकर भी बच्चों इमेज क्रिएट होती है, बट उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो दो इमेजेस हो गई बच्चों, एक हो गई रियल इमेज जब एक्चुअलिटी में लाइट रेज मीट करती हैं, और एक हो जाएगी बच्चे हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, जब लाइट एक्चुअली में नहीं मिल रही, धक्के से उनको मिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का एक चीज ये है कि अगर कहीं पर भी रियल इमेज बन रही है तो आप उसको स्क्रीन पर बना सकते हैं। ठीक है, और वो उल्टी बनती है। ठीक है, अगर यहां पर बच्चों आपने कैंडल रखी, राइट, और आपने बीच में मान लो कोई एक लेंस रखा, ठीक है, अभी मिरर लेंस पढ़ेंगे सारी चीजें, तो उससे जो इमेज बनती है वो आप स्क्रीन पर बना सकते हैं। एग्जाम्पल इज, जो सिनेमा थिएटर्स में स्क्रीन होती है उसमें कैसी इमेज बनती है बच्चों, रियल इमेज बनती है, क्योंकि रियल इमेज को ही आप स्क्रीन पर बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते। अब बच्चों स्टडी करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? पूरा चैप्टर ऐसे मक्खन हो जाएगा अभी देखना इस वीडियो के बाद। देखो, प्लेन मिरर है, इस तरह से प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, ये हो गई एक हमारी रेफरेंस लाइन। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पर कैंडल बना देते हैं। ठीक है, प्यारी सी एक कैंडल बना देते हैं, राइट। अब बच्चों इस कैंडल से कितनी लाइट रेज निकलेंगी, 1 2 10 12 16, कितनी, इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी। ठीक है, ये भी एक लाइट है, ये भी एक लाइट रे, बहुत सारी निकलेंगी। हमें खाली 2 लाइट रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए। देखोगे कैसे, ये लाइट यहां पर आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको धक्के से यहां पर मिलाएंगे। ठीक है, अब जब धक्के से बच्चों आप मिलाओगे तो यहां पर जो चीज क्रिएट हुई वो क्या बन जाएगी, हमारी इमेज। तो ये क्या था बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर बच्चों ये डिस्टेंस, मान लो डिफरेंस भी क्या, अगर प्रॉपर्टीज देखूं, अगर ये डिफरेंस 2, अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर्स है तो ये भी बच्चों 2 मीटर्स हो जाएगा। मतलब सेम, जितनी आगे आपका ऑब्जेक्ट था उतनी पीछे आपकी इमेज हो जाएगी। फिर अगर ये हाइट बच्चों आपकी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर जितना बड़ा बनेगा। ठीक है, मतलब सेम हाइट का बन जाएगा। अच्छा, और देखते हैं। ठीक है, और ये मैंने रेस कैसे बनाई, बेसिकली वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाकर बना दी। एक चीज इसमें और होती है बच्चों, वो ये होती है कि अगर मैं यहां पर RED इसको देखूं मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर मुझे ये ऐसा दिखेगा, और इस चीज को बच्चों बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। राइट, इमेज लेटरली इन्वर्टेड बन जाती है, जो आपको एम्बुलेंस वगैरह में भी देखने को अधिकतर मिल सकता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी दैट इन दी एम्बुलेंस, जैसे आपने एम्बुलेंस में भी अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको ये मतलब देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एम्बुलेंस में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो एम्बुलेंस में जैसा आपने यहां पर देख रहे हो, राइट, एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ आपको ऐसा दिख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब सवाल आता है एक, क्या है सवाल, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विद द सर्फेस ऑफ द प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सारे बच्चे अब जो 35 लिखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए सवाल पूछा क्या गया है। ऐसा कुछ लाइट रे है, ऐसी कुछ लाइट रे है, राइट, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विद द सर्फेस ऑफ द प्लेन मिरर,
तो उसने प्लेन मिरर के सरफेस से 35 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। तो यहां से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होना चाहिए, करेक्ट है ना, दैट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा सोचो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ, ठीक है। वीडियो के लास्ट में ऐसे जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं बीच में, ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए। लॉजिकली दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल पता लग रहा है, ठीक है। मैं आंसर यहां पर मेंशन नहीं करूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, इस तरह से सवाल बन सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन इन द कर्व्ड सर्फेसेस, राइट। कर्व्ड सर्फेसेस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो दो तरह के कर्व्ड सर्फेस होते हैं बच्चों, एक ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। इसमें अगर आप यहां पर खड़े होकर अपनी शक्ल देख रहे हो, राइट, तो क्या ये आपको एक गुफा की तरह नहीं दिख रहा, राइट, दैट्स लाइक अ गुफा, केव। ऐसे मिरर को बच्चों कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है। केव मतलब गुफा, ठीक है, तो ये थोड़ा गुफा की तरह दिख रहा है, राइट, केव की तरह दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। इसी का ही दूसरा भाई है जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बल्ज्ड आउट होता है, यहां पर खड़े होकर इसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बाहर की तरफ होता है, कॉनकेव मिरर अंदर से ऐसे अंदर की तरफ होता है, ठीक है। वो केव गुफा, ये कॉन्वेक्स। अब देखो बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स बने कैसे, पहले इसको समझते हैं। मैं क्या करता हूं, ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर, अरे अरे अरे, ठीक है, एक सेकेंड, दो सर्कल्स यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज सर्कल नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज सर्कल नंबर 2, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बने कैसे होंगे। हमने क्या किया बच्चों, अगर मैं यहां पर इस सर्कल का इतना हिस्सा पर फोकस करूं ऐसे, ठीक है, इस तरह से, राइट, और इसको अगर मैं एक मिरर बना दूं बच्चों, तो ये कौन सा मिरर बनता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर, राइट। अगर मैंने इस तरह से इसको ऐसे बना दिया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। और अगर बच्चों यहां पर मैं इसको एक मिरर बना दूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, इस पर अगर बच्चों आप फोकस करो, तो ये कैसा मिरर बन गया बच्चों, ये वाला, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब अगर आप देखो बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दे गॉट क्रिएटेड बिकॉज एक स्फीयर था और उस स्फीयर से हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, और इस स्फीयर का सेंटर होगा बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मिरर है बच्चों, ठीक है, इस मिरर का एक सेंटर होगा, उसको बच्चों पोल बोला जाता है। ये सारी चीजें मैंने यहां पर पीपीटी में लिख रखी है, राइट, एक बार इससे भी गो थ्रू कर लेंगे, पोल बोला जाता है। अब मैं क्या करता हूं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिलाप करा देता हूं, मेल करा देता हूं। सो इस लाइन को बच्चों बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, PLE होगा ना, सॉरी माय बैड, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं, अब यहां पर डिफरेंस देखो बच्चों कहां पर आएगा, अगर मैं यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करूं ऑन द कॉनकेव मिरर, ये है बच्चों कॉनकेव, ठीक है, और ये है कॉन्वेक्स। अगर मैं कॉनकेव पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करता हूं तो क्या होगा, दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ठीक है, वो एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है बच्चों, फोकस। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। और अगर मैं ऐसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर स्ट्राइक करूं, इसका मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है बच्चों, इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, दूर भागेगी इस तरह से। और अगर इनको मैं धक्के से मिलाऊं यहां पर, ठीक है, तो इसको भी क्या बोला जाता है, फोकस। बट अब जाहिर सी बात है ये वर्चुअल फोकस हो गया, ये रियल फोकस हो गया। समझ आ गया बच्चों, राइट। अब एक और चीज डिफाइन करते हैं हम, क्या है वो डिफाइन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरह से क्या है, इस बड़े से इमेजिनरी सर्कल का, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको ये सर्कल थोड़ा ना दिखेगा, इस बड़े से इमेजिनरी सर्कल का बच्चों जो रेडियस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। व्हाट डू वी कॉल दिस,
फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सेम चीज बच्चों यहां पर भी होगी, एग्जैक्टली सिमिलर होगी। और यहां पर ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई हैं वो यहां पर लाइन बाय लाइन मेंशन भी है कि क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी पोल वगैरह सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ हो रही है। अब द फोकल लेंथ वगैरह ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन, राइट। अब ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों। अब मैं खाली अगर आपको कॉनकेव का एग्जांपल दूं तो ये अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इफ दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और मान लेते हैं बच्चों ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी बच्चों फोकल लेंथ और ये चीज हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको देखने से ही दिख रहा है, ठीक है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के 2 गुना होता है, या फिर हम बोल देंगे फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, एक चीज और भी कई बार हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, मिरर, जो मिरर है उसके आप सामने खड़े हो जाओ और ये जो सर्कल आपको दिखेगा ना बच्चों, इस सर्कल का जो डायामीटर है, दिस वन, राइट, इस सर्कल का जो डायामीटर है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एपर्चर। ठीक है, ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो कटोरे की तरह होगा ना लेंस, सामने से देखोगे तो सर्कल बन जाएगा वैसा। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है। चलिए अब देखो इस पर एकदम सिंपल सवाल कैसे बन सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है, तो सीधा सीधा लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। बताओ कितना सिंपल हलवा सवाल था। ठीक है, तो ऐसा सवाल आ सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इसी में ही एक बात बताओ, प्लेन मिरर, राइट, यहां पर इन्होंने दे रखा है, हाँ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का होता क्या है ना बच्चों, प्लेन मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल। अब मैं कैसे ही बनाऊं, यहां पर इतना सब मान लो बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, इस बड़े से सर्कल का, ठीक है, मैं इतना हिस्सा अगर काट लूं, ठीक है, ऐसे यहां से तो नहीं कट रहा बट मान लेते हैं इतना हिस्सा ऐसे मैंने काट लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या ये आपको प्लेन मिरर की तरह नहीं दिख रहा, समझो इस बात को, क्या ये आपको प्लेन मिरर की तरह नहीं दिख रहा। ठीक है, इट्स अ प्लेन मिरर बट इजंट इट अ पार्ट ऑफ अ प्रीटी बिग सर्कल। सोचो इस सर्कल का रेडियस कितना बड़ा होगा, फोकल लेंथ कितनी बड़ी होगी, तो वी एज्यूम इट टू बी इंफिनिटी। ठीक है, तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इन्फिनिटी मानते हैं। लॉजिक भी समझ आ गया होगा, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अब बच्चों हमें कॉनकेव मिरर जो अभी अभी हमने पढ़ा, इसके ना इमेज फॉर्मेशन सीखना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले द इमेज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर द लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट, तो वही हमने पढ़ा था कि मिनिमम 2 रेज हमें चाहिए, उससे हम इमेज बनाते हैं। रूल नंबर 1 क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर का, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज लेट्स से आवर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये हो गया बच्चे हमारा पोल, ये हो गया लेट्स से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, तो क्या है रूल्स, एक वन बाय वन करके देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, राइट। इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल क्या है, इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, राइट, तो ये क्या बोलता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो अनडेविएटेड ऐसे चली जाएगी। इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लीज रिमेंबर इस पर्टिकुलर केस में, राइट, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं जो मिरर बनाऊंगा वो ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा, राइट, तो यहीं पर लाइट आ रही है, यही इंसिडेंट, यही नॉर्मल, राइट। और मैथ्स में आपने सीख रखा होगा, सर्कल पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो उससे जो 90 डिग्री की लाइन होती है सेंटर से होकर गुजरती है, तो ये वाला रूल हो गया। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है कि अगर लाइट रे फोकस से होकर गुजर रही है, देखो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, राइट, तो अगर लाइट फोकस से होकर गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन
वो पैरेलल चली जाएगी। इफ द लाइट रे इज गोइंग थ्रू द फोकस, राइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, वो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 4 क्या है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा पोल। तो अगर लाइट कुछ ऐसे जा रही है तो वो ऐसे चली जाएगी सच दैट अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहां पर बच्चों ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस हमारी नॉर्मल की तरह काम करेगी इस केस में। ठीक है, तो आप इन चारों में से कोई भी रूल यूज कर सकते हैं टू मेक द रे डायग्राम्स। ठीक है, तो अब बच्चों 1 बाय 1 रे डायग्राम्स को समझते हैं। ठीक है, तो रे डायग्राम्स में क्या करता हूं, दो रे डायग्राम्स एक एक स्लाइड पर बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, 2 रे डायग्राम्स एक स्लाइड पर बना देता हूं। ठीक है, या फिर एक एक रे डायग्राम एक स्लाइड पर बनाया जाए, बताओ, आपकी मर्जी। चलो एक स्लाइड पर बना देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 बना देते हैं। ठीक है, चलो, ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ना मैं जानकर इस पर पहले बनाकर नहीं लाया ताकि आप एक बार ध्यान से समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा रफ हैंड ड्राइंग लगेगी आपको, बट इससे ना अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं पहले बनाकर ला सकता था बट ना उससे उतना क्लैरिटी नहीं आता। आई वॉन्ट यू टू देखो कि अच्छा इस तरह से एग्जाम में आएगा तो हम भी जैसे सर ने बनाया वैसे बना देंगे। ठीक है, इस तरह से डन है। इसको हम कॉपी तो नहीं कर सकते। ठीक है, वेट, लेट मी जस्ट सी। wait, let me just see if we can. No, we cannot. अच्छा नहीं, ठीक है, ये तो कॉपी नहीं हो रहा, बट आई थिंक कैन वी, वेट, चलो नेवर माइंड। ठीक है, इसमें शायद होता तो था ऑप्शन। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसी पर ही बना लेते हैं। ठीक है, विल कीप ऑन लाइक डूइंग दैट फर्दर। ठीक है, वो बीच में पता लगेगा तो कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, या तो मैं ये सारे एक बार बना लेता हूँ एक एक करके। ठीक है, ठीक है, तो टोटल 6 ही है, बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पूरी एकदम ड्राइंग क्लास बन चुकी है अब ये। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो, इसमें दिस इज पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। ठीक है, सेम यहां पर हो जाएगा बच्चों, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, यहां पर हो जाएगा पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। ठीक है, थोड़ा रफ हैंड ड्राइंग है ताकि आप भी इसको खुद से प्रैक्टिस कर सको। पहला सिचुएशन क्या होता है बच्चों, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, मतलब बहुत दूर रखते हैं। और हम क्या मानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया है तो उससे बच्चों जो लाइट रेज आएंगी, वी एज्यूम कि वो पैरेलल आएंगी। सो द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये कैंडल इसमें थोड़ा ऐसे हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर कुछ ऐसे है तो वहां से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे भी नहीं तो चलेगा। तो यहां से बच्चों लाइट रेज इन्फिनिटी से आकर पैरेलल हैं तो फोकस पर मिल जाएंगी। ठीक है, दैट इज रे डायग्राम नंबर 1। दूसरे में क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर रख देंगे। ठीक है, अब यहां से बच्चों एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालेंगे जो कि प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बना देंगे। ठीक है, द सेकेंड लाइन वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। तो यहां पर बच्चों आप देखोगे जो इमेज है वो यहां कहीं बन रही है, राइट। दिस इज वेयर अ वेरी स्मॉल डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म। तो यहां से ऐसे लाइट जा रही थी,
इस तरह से ऐसे यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर कुछ ऐसे लाइट जा रही थी, ऐसे आ जाएगी, इधर जा रही थी तो अनडेविएटेड लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो इमेज बन रही है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर पड़ा था, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है बच्चे, फोकस पर। यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कैसे कैसे बन रही है देख लो बच्चों, यहां वाली जो इमेज है, एक सेकेंड, यहां वाली जो इमेज है वो कैसे बन रही है, दैट इमेज इज बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, पॉइंट साइज है, एक बिंदु के साइज की है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, स्मॉल है, स्मॉल इन साइज बन रही है, या फिर आप इसको डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आगे आ गए, आगे हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को हम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख देते हैं। तो बच्चों जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग रे डायग्राम बनता है, क्योंकि इमेज भी हमारी सेम साइज की वहीं पर बन जाती है। और ये कुछ इस तरह से बच्चे इसका रे डायग्राम बनेगा, पैरेलल लाइट रे ऐसे चली जाएगी और दूसरी ऐसे आप इस तरह से निकाल दीजिए। ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि आपका ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और इमेज भी आपकी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। ठीक है, इमेज भी आपकी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, सेम साइज की बन जा रही है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ सेम साइज, और इमेज बच्चे हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बन जा रही है। ठीक है, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ी और आगे लेकर आएंगे एंड विल कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ एक पैरेलल लाइट रे निकालोगे ऐसे, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली निकाल लो बच्चे आप कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे। तो यहां पर आप देखोगे कि आपकी जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बनेगी, राइट। तो इमेज कैसे बन रही है बच्चों हमारी, इमेज बन कर रही है, पहली बात बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, राइट। और इमेज कैसे बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। हाउ इज द इमेज गेटिंग क्रिएटेड, मैग्नीफाइड, बड़ी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, राइट। अब ऑब्जेक्ट को पास लाते लाते हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया, फोकस पर रख दिया। ठीक है, एग्जैक्टली हम ऑब्जेक्ट को, मान लो कैंडल को, ये कैंडल है, कैंडल को हमने फोकस पर रख दिया, तो पैरेलल लाइट फोकस से जाएगी ऐसे। ठीक है, अब पैरेलल लाइट रे विल गो थ्रू द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कुछ इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, लाइक दिस, राइट। ये हमारी कैंडल है, राइट। तो बच्चों यहां पर जो लाइट बनेगी ना वो इन्फिनिटी पर, जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी। द इमेज वुड बी क्रिएटेड एट इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत दूर जाकर इमेज हमारी बच्चे बनेगी यहां पर, राइट। इमेज वुड बी क्रिएटेड एट इन्फिनिटी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि हम मानेंगे कि बहुत दूर जाकर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, और इमेज क्या बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, मतलब सुपर एनलार्ज, आप लिख दो इसमें सुपर एनलार्ज इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, राइट। और रियल एंड इन्वर्टेड और एट इन्फिनिटी बनेगी। अब अभी तक हमने जितने भी केस किए बच्चों, ठीक है, जितने भी केस किए, इन सभी केसेस में जो इमेज बन रही थी वो कैसे बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो यहां पर जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट, बिटवीन फोकस एंड पोल प्लेस किया, तो देखो बच्चों क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, लाइट दूर भागेगी, डाइवर्ज करेगी। अब इसको कन्वर्ज करने के लिए आप ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाओगे, राइट, और लाइट बच्चों आप देखोगे कि कुछ यहां पर जाकर मिलेगी। ठीक है, द लाइट वुड बी लाइक मीटिंग ओवर हियर, राइट। तो यहां इमेज बनेगी। तो ये इकलौता केस है बच्चों कॉनकेव मिरर का जहां पर इमेज हमारी कैसे बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और वर्चुअल इमेज बच्चे हमेशा अपराइट होती है या फिर इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, अपराइट। ठीक है बच्चे, और हम क्या बोल देंगे, इमेज इज मैग्नीफाइड। ठीक है ना, इमेज हमारी मैग्नीफाइड बन रही है, बड़ी बन रही है। क्लियर है। तो यहां से बच्चों हमारे ये सारे रे डायग्राम्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑल द रे डायग्राम्स वेट, ठीक है, हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉनकेव मिरर, राइट। और यहां पर आप ये पूरा कंक्लूजन वाली टेबल भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये टेबल बच्चे आपको
याद तो नहीं करनी, बट अगर आपने सही से पढ़ रखे हैं रे डायग्राम्स तो इट वुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू आइदर। ठीक है, राइट। अब इसके यूसेस क्या हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। ठीक है, शेविंग मिरर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और क्या यूज होता है शेविंग मिरर के लिए? हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो बड़ी इमेज दिखती है। द सेम सिनेरियो डॉक्टर्स यूज करते हैं, राइट। डेंटिस्ट यूज करते हैं आपके दांत में कीड़ा लग गया कि नहीं वो देखने के लिए। ठीक है, ये ना टॉर्चेस में यूज होते हैं, मतलब टॉर्चेस में इस तरह से लगा दिए जाते हैं। फोकस पर हम बल्ब रख देते हैं ताकि जो लाइट हो वो पैरेलल निकल जाए ऐसे। ठीक है, तो फोकस से अगर लाइट आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये डॉक्टर्स पुराने टाइम में यूज करते थे। डिश एंटीनास का लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। और सोलर फर्नेंस में यूज किए जाते हैं। बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लगा दिए जाते हैं, सनलाइट आती है और एक पॉइंट पर मिल जाती है। ठीक है, जिससे वो पर्टिकुलर पॉइंट में आग लगने लग जाती है, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर हीट हो जाती है कि आप यहाँ से कुछ जला सकते हो, चीजों को बर्न कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड अ सोलर फर्नेस। ठीक है, कुछ सवाल लगाते हैं बच्चों। We wish to obtain the erect image of an object using the concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, राइट। अब मुझे कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पता है। ठीक है, अब मुझे पूछा गया कि इरेक्ट इमेज लगानी है, तो रेंज बताओ डिस्टेंस की। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूं तो 100% इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों? इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंज क्या हो जाएगी? 0 to 15। लार्जर और स्मॉलर, इमेज स्मॉलर। और रे डायग्राम हम बना देंगे वही, कौन से वाला बताओ? बताओ, अरे स्मॉलर होगी, क्या कर रहे हो? इमेज वुड बी लार्जर। बताओ, फ्लो में गलती बोल दी, इमेज वुड बी लार्जर, राइट। और रे डायग्राम कौन सा हो जाएगा बच्चे? जो लास्ट वाला रे डायग्राम बनाया था ना, वो वाला। ठीक है, जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी। ठीक है ना, ये वाला रे डायग्राम कहाँ गया, कहाँ गया? दिस। ठीक है, तो ये वाला रे डायग्राम आप बना दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ गायब हो गए? हाँ, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज सीन, जस्ट अ मिनट। हाँ, the image formed by the concave mirror is seen to be virtual, erect and larger. The position is virtual. virtual कब बनती है कॉनकेव में? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस होता है। ठीक है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस जब भी वो होता है तो इमेज हमारी वर्चुअल बनती है। The concave mirror has a focal length of 10 centimeter. Where should an object be placed in the front of concave mirror to obtain the real image? Same size. सेम साइज की इमेज कब बनती है बच्चों? जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों यहां पर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 5, डबल होता है ना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स इट, राइट। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की। अब कॉन्वेक्स मिरर बच्चों, राइट, लगभग अभी हमारा कितना हुआ है? 1 घंटा भी नहीं हुआ और मिरर्स खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और लेंसेज में उतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि लेंसेज में क्या होता है, बस रिफ्रैक्शन समझने में थोड़ा टाइम जाता है। ठीक है, बट रे डायग्राम्स बहुत ईजी हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि अच्छा क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फ्लो बन जाता है। अब रूल क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ द कॉन्वेक्स मिरर लुक्स लाइक, राइट। अब कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स क्या हैं? ठीक है, अब मैं एक ही स्लाइड पर आपको सारे रूल्स बता देता हूं। ठीक है, यहीं पर मैं समझा देता हूं आपको सारे रूल्स, राइट, क्योंकि अब आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो सारे जो हमारे 4 रूल्स हैं वो एक ही इसमें बता देता हूं। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, यहां पर बना दिया जाएगा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब इसके जो हमारे फोकस हैं वो पीछे हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कर दिया, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
अब देखो रूल नंबर 1 क्या बोलता है बच्चे, कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करेगी वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है, सच दैट इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस से निकलते हुए दिखेगी। दूसरा, अगर फोकस से आती हुई दिख रही है ऐसे, फोकस से आ नहीं रही, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पैरेलल चली जाएगी। इसी का ही उल्टा केस हो गया ना, इसी का ही उल्टा केस हो गया। फिर क्या, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो अनडेविएटेड चली जाएगी, बट क्या करेंगे, मिरर के पीछे बच्चों हमें डॉटेड लाइंस बनानी पड़ेगी, ठीक है, मिरर के पीछे। दूसरा, लाइट ऐसे जा रही है तो ऐसे, पोल वाला केस, ठीक है, दैट इज द पोल वाला केस। ये सारे हो गए बच्चों रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स मिरर। एक ही स्लाइड पर इसलिए बता दिया क्योंकि सिमिलर ही रूल्स हैं, रूल्स अलग नहीं है, राइट। अब बस हमें क्या करना है बच्चों, इसके रे डायग्राम समझने हैं, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज में 2 रे डायग्राम्स हैं, राइट। कॉन्वेक्स मिरर ने बोला कि बच्चे ऑलरेडी थक चुके होंगे, 40 मिनट तक लगातार पढ़ लिए हैं, ठीक है, 40 कितने हो गए, 50 मिनट हो गए होंगे, ठीक है, लगभग लगातार इतना पढ़ चुके हैं, तो उनकी लाइफ आसान बनाते हैं, ठीक है। कॉन्केव की तरह 6 केसेस नहीं देते, खाली 2 केसेस देते हैं, बढ़िया हो गया, लाइफ आसान हो गई, ठीक है। ये 2 इसके केसेस के रे डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पोल, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा हमारा फोकस। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहला केस इसमें कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी है, ठीक है। जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी, दे विल डाइवर्ज बट दे विल अपीयर टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका रे डायग्राम बच्चों आपको बनाना है, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इमेज वुड बी वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज, और बोल सकते हैं एट फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बन रहा है, ध्यान से देखो, मिरर के पीछे बन रहा है। दूसरा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख देंगे, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कुछ इस तरह से। यहां से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, डाइवर्ज करेगी, राइट, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, अपीयर टू मीट फ्रॉम फोकस होगी बट एक्चुअली डाइवर्ज करेगी ऐसे। और दूसरी लाइट रे बच्चों कौन सी बना देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इमेज कहां बनेगी बच्चों, यहां पर बनेगी एक छोटी सी इमेज, ठीक है, एक छोटी सी इमेज यहां पर बन जाएगी, राइट। और ये कैसी इमेज है बच्चों, वर्चुअल, राइट। तो यहां पर भी इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इमेज मिरर के पीछे जाकर कहीं बन रही है, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द रे डायग्राम्स, और ये यहां पर मैंने इसके ऑब्जर्वेशंस एक टेबुलर फॉर्म में भी लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। बढ़ें आगे, ठीक है। अब यूसेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, सबसे भयंकर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, वो है एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, राइट। हमारी गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं, गाड़ियों के ऐसे जो इधर उधर शीशे लगे होते हैं, वो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, और उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखो, नंबर 1 इज ये हमेशा इरेक्ट इमेज बना रहे हैं, मतलब सीधी इमेज बना रहे हैं। दूसरा, इनका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, रीजन इज कि ये हमेशा छोटी इमेज बनाते हैं, ठीक है। अब छोटी इमेज बनाते हैं तो ये ज्यादा एरिया को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा एरिया को ये कैप्चर कर सकते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इनको कि इसको प्रेफर किया जाता है। अब कॉन्केव तो यहाँ कर नहीं सकते, कॉन्केव कभी तो अपराइट बना रहा है, कभी इन्वर्टेड बना रहा है। प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं, बट प्लेन मिरर का नुकसान ये है कि प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बना देता है, ठीक है। अब जब सेम साइज की इमेज बना दी जाएगी तो छोटी इमेज नहीं बनेगी, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ज्यादा इमेजेस नहीं बन पाएंगी। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, राइट। दुकानों पर शॉप सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं, जहां पर दुकानदार बैठा है वहीं पर एक मिरर लगा देते हैं उसके उस साइड पर, ताकि पूरे जो दुकान में एक्टिविटी हो रही है वो वहां से देख सके, ट्रैक कर सके, ठीक है। सवाल आ गया, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट, राइट। इमेज हमेशा आपको सीधी दिखती है, ठीक है,
मिरर इज, मिरर कौन सा होगा सोचो, हमेशा सीधी इमेज कौन सा मिरर बनाता है, सोचो कौन सा मिरर बनाता है, प्लेन करेक्ट, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स करेक्ट, तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस पर बन सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, चलो अब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन, राइट, कि क्या क्या साइन कन्वेंशन होता है। हम क्या करते हैं कि जो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, हम क्या करते हैं, यहां पर इसका जो ओरिजिन होता है ना बच्चों, उस पर हम पोल को बना लेते हैं। ठीक है, पोल से आगे जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, पोल के इधर जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव, राइट, पोल के ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, पोल के नीचे जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव, राइट। और ये साइन कन्वेंशन का काम कहाँ आता है, इन द मिरर फॉर्मूला, राइट। अभी जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें साइन कन्वेंशन का काम आता है। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, जैसे मैं आपको कॉनकेव का एग्जांपल ले रहा हूं, वही चीज आप कॉन्वेक्स पर भी लगा सकते हो, राइट। एक सिंपल सा अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं, यहां पर मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट, ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अभी खाली एक ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो ये इसका फोकस था, राइट, और यहां पर कहीं इमेज बनी, ठीक है, यहां पर कहीं इमेज बनी। अब क्या क्या होता है, इसको बोला जाता है बच्चों फोकल लेंथ, ठीक है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज और पोल के डिस्टेंस को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या है बच्चों ये सारी क्वांटिटीज, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। एफ हो जाएगा बच्चों हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। यू हो जाएगा बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी हो जाएगा बच्चे हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, राइट। एच ओ हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट, राइट। और एच आई हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये सारे बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक ही जगह पर लिख देता हूं बच्चों। मिरर फॉर्मूला ये बताता है दैट 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f. This entire thing is what is called the mirror formula. ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो रिटन एज -v/u। ठीक है, ये हो जाती है बच्चों हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन, राइट। अब इसमें ना कुछ कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, राइट। क्या क्या चीजें हैं वो चीजें ये हैं कि बच्चों मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, देखो इस बात को, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चे दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। और अब इमेज, अगर तो इमेज हमारी सीधी बनी तो मतलब इरेक्ट इमेज बनी, तो वर्चुअल इमेज के लिए ये नेगेटिव होगी, राइट। और अगर बच्चों ये रियल इमेज बनी, ठीक है, तो ये मतलब वर्चुअल के लिए पॉजिटिव बनेगी, इरेक्ट मतलब ऊपर, और रियल इमेज उल्टी बनती है, राइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो ये बन जाएगी नेगेटिव। तो बच्चों यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कभी भी आपको मैग्निफिकेशन दे रखा हो तो आप इसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। पहले मैग्निफिकेशन का साइन, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है बच्चों तो इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो बच्चे इमेज हमारी रियल बन रही है, ठीक है। दैट इज कंक्लूजन नंबर 1। दूसरा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू, अगर बच्चे मैग्निफिकेशन का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इमेज सेम साइज की बन जा रही है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1
तो इमेज एनलार्ज बन रही है, और अगर बच्चे मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज स्मॉलर बन रही है। ठीक है, ये कंक्लूजन अगर आप रखोगे तो कभी भी आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि जो यू होता है बच्चों, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के इस तरफ नेगेटिव एक्सिस की तरफ रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें एक टिपिकल क्वेश्चन आता है, राइट। सवाल में बोल दिया जाएगा फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इज प्लेस्ड दिस, राइट। अच्छा, एक और कंक्लूजन भी सीख लीजिए, काम आ जाता है। ठीक है, कंक्लूजन ये है बच्चों कि जो फोकल लेंथ है, राइट, अगर पॉजिटिव है वो होती है कॉन्वेक्स की, राइट, और नेगेटिव होती है कॉनकेव की। ठीक है, कॉनकेव की। और ये कैसे याद रखना है, मतलब रटना नहीं है, लॉजिक पता होना चाहिए। कॉनकेव का फोकस इधर बनता है, पोल के इस तरफ, ठीक है, मतलब नेगेटिव की तरफ। कॉन्वेक्स का फोकस इधर बनता है, पोल की राइट साइड पर, मतलब पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक टिपिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पर, एक सेकेंड। हाँ, एक टिपिकल क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इतने। अब क्या क्या दे रखा है हमारे को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है तो +1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो u का वैल्यू बच्चे कितना दे दिया गया, 15, बट वो -15 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव में u होता है। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चे, नेगेटिव में, मतलब -10 सेंटीमीटर दे दिया। तो ये सब डेटा हमें दे रखा है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मिरर फॉर्मूला लिखेंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, मुझे v निकालना है तो मैं लिख लूंगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है बच्चे, तो 1/f की जगह क्या लिख देंगे, 1/-10। ठीक है, माइनस 1/u की जगह क्या लिख देंगे, 1/-15। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, -1/10 + 1/15। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 150, तो ये क्या आ जाएगा, -15 + 10, तो कितना आ जाएगा बच्चे, -5 डिवाइडेड बाई 150, मतलब कितना आ जाएगा ये, -1 डिवाइडेड बाई 30। और ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/v की वैल्यू आ गई। तो यहां से बच्चों आपके पास v कितना आ जाएगा, -30। ठीक है, v का वैल्यू कितना आ गया, -30। ठीक है, v हमारा -30 आ गया, तो -30 सेंटीमीटर v आ गया। अब हमसे पूछा गया है, राइट, अच्छा फिर मैग्निफिकेशन भी निकाल लो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे, माइनस ऑफ v कितना है, -30 डिवाइडेड बाय u कितना है बच्चे, -15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा -2, मतलब रियल इमेज बन रही है। ठीक है, मैग्निफिकेशन माइनस मतलब रियल इमेज, और 2 मतलब अपराइट, मतलब 2 मतलब मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, राइट, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, राइट। और हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी बच्चे, 2 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से बच्चों एक टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अधिकतर बच्चे गलती किस में करते हैं, इन साइंस में गलती करते हैं। ठीक है, अगर ये साइन आप गलत ना करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन में आपकी गलती हो, क्योंकि फिर तो क्या है, बस एलसीएम वगैरह लेना है और तो कुछ करना नहीं है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं बच्चों, दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस, अभी रिफ्लेक्शन भी करना है हमें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस का आप मेरे को आंसर दीजिए, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, अब देखो, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज +1। प्लेन मिरर में +1 का मैग्निफिकेशन है, तो इसका क्या मतलब है, देखो, प्लस मतलब इमेज कैसे बन रही है, अभी मैंने बताया, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल बन रही है। ठीक है, वर्चुअल। और 1 मतलब इमेज सेम साइज की बन रही है, सेम साइज। आ गया बच्चों समझ। तो एक ही चीज से हम दोनों, मतलब मैग्निफिकेशन से हम पता कर सकते हैं इमेज बन कैसे रही है और कितनी बड़ी या छोटी बन रही है। ठीक है, क्लियर है, बताओ। ठीक है, अब देखो, अगर +3 मैग्निफिकेशन दे दिया गया तो इससे क्या पता लगेगा, प्लस मतलब वर्चुअल इमेज और 3 मतलब एनलार्ज।
ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल एंड एनलार्ज बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, राइट। चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन, रिफ्लेक्शन हो चुका है यहां पर। अब स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन रिलेटिवली जल्दी हो जाएगा, इन अनदर हाफ एन आवर, थोड़ा सा शायद ज़्यादा लग जाए बट रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रीज़न इज क्योंकि रिफ्लेक्शन में ना क्या होता है कि एक फ्लो बनने की ज़रूरत होती है। रिफ्लेक्शन अगर हो जाता है तो फिर रिफ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अभी आपको बेसिक्स पता है, राइट। इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस क्या होती है, बीम क्या होती है, कन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो थिंग्स बिकम मच ईजियर इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन होता है कि अगर लाइट एक मीडियम से, मान लो यहां पर है बच्चों एयर और यहां पर है बच्चों ग्लास, अगर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो हमें तो पता है कि लाइट का एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, सीधा, राइट। अगर लाइट किसी एंगल पर एयर से ग्लास में आ रही है, राइट, तो चाहती तो सीधी चली जाती, ठीक है, बट ऐसे जाती नहीं है, लाइट थोड़ा बेंड कर जाती है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब बाउंड्री पर, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, right? The change in the direction of light when it passes from one medium to another medium is called the refraction of light. और रिफ्रैक्शन होता क्यों है बच्चों? रिफ्रैक्शन हैपेंस बिकॉज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड अलग अलग है, हवा में लाइट की स्पीड अलग है और ग्लास में लाइट की स्पीड अलग है, और इसी वजह से बच्चों रिफ्रैक्शन होता है। एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि लाइट की जो स्पीड होती है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। बट ये स्पीड किस में होती है? अभी मैंने बताया कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो ये स्पीड होती है वैक्यूम में। ठीक है, लगभग वेरी मच सेम इन एयर एज वेल। तो हवा और वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी है, बाकी मीडियम में लाइट स्लो हो जाती है, राइट, लाइट स्लो हो जाती है, राइट, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है? बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है बच्चों, राइट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, राइट। तो अब रिफ्रैक्शन को ना मैं आपको एक ऑप्टिकल डेंसिटी और ये सब एक उससे समझाता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, वेट, कैन वी चूज अ कलर, वेट, वेट वेट वेट, चलो ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है वन मीडियम टू अनदर। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज को ना मैं एक स्लाइड से समझाने वाला हूं, ठीक है, तो थोड़ा फोकस करना है यहां पर। हम क्या बोलते हैं बच्चों, मटेरियल्स को ना हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम। तो ये जो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ये विद रिस्पेक्ट टू लाइट की हम बात कर रहे हैं, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है। हम क्या बोलते हैं बच्चों, अगर एक मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर है तो उसमें जो लाइट की स्पीड है बच्चे, राइट, वो कम हो जाती है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकली रेयरर है तो उसमें लाइट की जो स्पीड होती है बच्चे वो ज्यादा हो जाती है। मतलब यहां पर लाइट फास्ट चल रही है और यहां पर लाइट स्लो चल रही है। याद ऐसे रखेंगे कि अगर मैं स्विमिंग पूल में कीचड़ भर दूं, ठीक है, ग्रीस भर दूं, राइट, तो मैं बहुत स्लोली स्विमिंग पूल में चल पाऊंगा, ठीक है, और अगर उसमें पानी है या हवा है तो मैं बहुत तेजी से चल पाऊंगा। क्लियर है? तो ये हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। अब ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर को डिफाइन हम आगे जाकर किससे करते हैं या कैसे उसको स्टडी करते हैं? बाय समथिंग कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम इस ईटा या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें ऑप्टिकल डेंसिटी की जानकारी देता है। किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। समझेंगे इस बात को? ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, समझो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो मतलब
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है, बट दोनों में ही स्पीड कम। समझ आ गया बच्चे? लॉजिक समझ आ गया क्या किया मैंने यहां पर? अगर किसी मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, स्पीड कम। अगर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम। अगर किसी मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक है बच्चे ना, इस तरह से पढ़ते नहीं है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैं एक बार उस पर आ ही जाता हूं यहां पर स्लाइड में। ठीक है ना, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, ये ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन माय फ्लो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या ठीक है, राइट। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमने पढ़ा, राइट, अब इसको हम आगे कैसे डिफाइन करते हैं? हम इसको आगे ऐसे लेकर जाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने एन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने एन से रिप्रेजेंट किया। मैं बोल रहा हूं एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, राइट, कि अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, राइट। तो मान लो दो मीडियम है, तो एक में हम लिख देंगे एन वज इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, एक में लिख देंगे N2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2। दोनों को कंबाइन कर लो बच्चों, तो जगह N1 बाई N2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, राइट। इसको हम डिफाइन करते हैं एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये थोड़े से मिसिंग पीसेस थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, राइट। अब कैसा होता है? अगर लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में जा रही है, समझेंगे इस बात को, अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, ठीक है, लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा? यहां पर सबसे पहले एक नॉर्मल बना लेंगे, ठीक है। तो अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है बच्चों, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। याद ऐसे रखेंगे, डेंसर मतलब जहां पर चीजें पास हैं, तो ये पास आ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स, ठीक है। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, अगर लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के दूर भाग जाएगी, ठीक है। रेयरर दूर, ठीक है, डेंसर पास, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब रिफ्रैक्शन इन द ग्लास स्लैब, इसके बेसिस पर समझते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज हाउ द ग्लास स्लैब वुड लुक लाइक, ठीक है। और देखते हैं बच्चों, यहां पर ना एक लाइट कुछ इस तरह से ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट ऐसे आई थी। अब ग्लास स्लैब में क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हमारा एयर है, यहां पर ग्लास है, यहां पर वापस एयर है, ठीक है। अब बिटवीन एयर, ग्लास एंड एयर, राइट, आपको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है अलग अलग मटेरियल के, बट ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है, एयर इज अ रेयरर मीडियम, वापस बिटवीन ये रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, लाइट ऐसे आई, ठीक है, यहां पर हम बना देंगे एक नॉर्मल, ठीक है। तो अब लाइट बताओ कहां जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल? लाइट वुड गो फ्रॉम, लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है तो इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। फिर वापस बच्चे यहां पर हम नॉर्मल बना देंगे। अब लाइट कैसे जाएगी, रेयरर से, अब जा रही है लाइट डेंसर से रेयरर, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो होगा क्या कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये होती है हमारी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, और ये होती है हमारी एमर्जेंट लाइट, एमर्जेंट। तो इंसिडेंट एंड एमर्जेंट अगर आप देखो तो दे आर एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, दिस गैप, राइट। और ये गैप क्या है बच्चों, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। दिस गैप इज व्हाट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये किस पर डिपेंड करता है,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, राइट। अगर लाइट नॉर्मली आ जाती है, ठीक है, मतलब ये ग्लास स्लैब था, लाइट ऐसे नॉर्मली चली गई, तो लाइट की क्या होगा, लाइट अपना जो वो है मतलब पाथ है वो चेंज ही नहीं करेगी, ठीक है, यहां पर लाइट सीधी की सीधी चली जाएगी। और रिफ्रैक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप पेंसिल को डालो पानी के अंदर तो पेंसिल बेंड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कॉइन को अगर आप रखो किसी ग्लास के नीचे तो वो थोड़ा अपलिफ्टेड फील होता है, ऊपर फील होता है, स्विमिंग पूल थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, हमारे डे टू डे लाइफ में रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। क्या क्या है, सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, राइट। मतलब यहां पर अगर ये मेरा एक इंटरफेस है, ये इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल लाइट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये तीनों के तीनों एक प्लेन पर लाई करेंगे, दैट इज लॉ नंबर 1, ठीक है, दे विल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, सेकेंड लॉ ये बताता है कि अगर बच्चों यहां पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, अभी मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया था, ठीक है, तो इसीलिए इस लॉ में वो काम आएगा, राइट। अब यहां से बच्चों ये मैंने बना दी एक नॉर्मल, ठीक है, और लाइट कैसे आ रही है, लेट्स से लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट कुछ ऐसे आ रही है और ऐसे चली गई, ठीक है। अब इसमें एंगल्स को डिफाइन करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा बच्चों हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर नहीं होता, क्या होता है, यहां पर लॉ होता है दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, n2 by n1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जहां पर लाइट जा रही है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जहां से लाइट आ रही है। और इस चीज को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है बच्चों, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, राइट। क्लियर हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस पर कैसे सवाल बन सकते हैं स्नेल्स लॉ पर, a beam of light passes from air to a substance x if the angle of incidence be 72 degree and refraction be 40, find the refractive index, ठीक है, राइट। तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, साइन आई मतलब साइन ऑफ 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन आर साइन ऑफ 40 डिग्रीज इज इक्वल टू n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, क्योंकि हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो 1 होता है, ठीक है, तो यहां से n2 का वैल्यू आ जाएगा, राइट। बाकी साइन वगैरह दे रखा है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो दो मीडियम्स के लिए क्या लिख लेंगे, n1 by n2 इज इक्वल टू v2 by v1, इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कई बार बच्चों हम n12 भी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। अब हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम एक चीज डिफाइन करते हैं दैट इज फॉर वैक्यूम। वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 होता है, और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो c से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर इसमें मैं सेकेंड मीडियम को बच्चे वैक्यूम बना दूं, ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू c बाई v1, ठीक है। आसान भाषा में लिखा जाए तो सीधा लिख सकते हैं ना, n इज इक्वल टू c बाई v। इस n को बच्चों बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इस पर सवाल बन जाते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना अलग अलग मटेरियल का, ठीक है, वो यहां पर एक टेबल मैंने दिखा रखी है, ठीक है, उस टेबल से आप देख सकते हो, राइट। सबसे ज्यादा बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमंड का होता है 2.42। तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में ज्यादा होगी कि कम होगी, जितना ज्यादा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट। तो डायमंड में लाइट बहुत स्लो जाएगी, ठीक है, एयर में लाइट बहुत तेज जाएगी, ठीक है,
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? 1.33। ग्लास का लगभग 1.5 होता है, ठीक है, 1.52। याद नहीं करने, डायमंड का बस पता होना चाहिए 2.42। ठीक है, इस तरह से काम आ जाता है। ठीक है, देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, राइट। मतलब अब वाटर से एयर इसका क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, राइट। अब लाइट अगर एयर से वाटर जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे दिया गया है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो क्या होगा बताओ? इसी का ही तो उल्टा हो जाएगा, 1/1 पॉइंट, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइट देखो ना, लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो इसका रेशो क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? साइन आई बाई साइन आर वुड बी इक्वल टू n2/n1, राइट। उसमें क्या हो जाएगा उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा n1/n2, तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/1.33 आ जाएगा। ठीक है, यही तो स्नेल्स लॉ से था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर दिस। लाइट सबसे तेज किस में चलेगी? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा है इसमें? तो वाटर का दिख रहा है, तो लाइट सबसे तेज चलेगी वाटर में, राइट, फिर अलग अलग मीडियम में। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों लेंसेज पर। तो दो तरह के लेंसेज होते हैं हमारे। ठीक है, लेंसेज बनते कैसे हैं पहले तो ये समझ लेते हैं, राइट। हम ऐसे दो स्फीयर्स लेते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे हम दो स्फीयर्स लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर हमने ऐसे दो स्फीयर्स लिए, इनके जो इंटरसेक्शन से लेंस बनता है बच्चों ऐसे, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मैंने दो स्फीयर्स लिए, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन, ठीक है, कुछ ऐसे बना दिया, लाइक दिस, ठीक है, ये, तो ये हो जाता है बच्चों हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब देखो बच्चों, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में क्या होगा? लेंस के सेंटर को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब लेंस के पास दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, ठीक है, तो इसके बाद दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो जाएंगे। इसको अगर मिलाएंगे तो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से बच्चों यहां पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा हो गया, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, जस्ट इग्नोर दैट, राइट। तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा, ये पूरा ये ही अलग बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये थोड़ा मतलब ऐसे समझ लो, राइट। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसका मैंने सर्कल, हाँ मतलब फिर भी थोड़ा बेटर है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर लाइट यहां पर पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो क्या होता है कॉन्वेक्स में वो ऐसे कन्वर्ज करती है एक फोकस पर। ठीक है, तो यहां पर इधर से अगर लाइट आई तो यहां भी कन्वर्ज कर देती है। तो इसके दो फोकस हो गए, एक हो गया F1, एक हो गया F2, और इसको बोल देंगे 2F1, इसको बोल देंगे 2F2, राइट, दो। यहां पर क्या होता है बच्चे, यहां पर लाइट अगर आती है तो डाइवर्ज करती है ऐसे, तो धक्के से मिला देंगे। अब देखो यहां पर कॉनकेव में डाइवर्जेंस चालू है, वहां पर कॉन्वेक्स में होता था। ठीक है, मतलब यहां पर कॉन्वेक्स में कन्वर्जेंस है, ठीक है, और मिरर्स में क्या होता था, कॉनकेव में कन्वर्जेंस होता था, उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंस है। ये हो जाएगा बच्चों F1, ये हो जाएगा 2F1। इसी तरह से यहां से हम F2 डिफाइन कर लेंगे और यहां से 2F2 डिफाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, बाकी सारी चीजें सिमिलर ही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा, एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है जैसा उसमें हमने किया था, राइट। फोकल लेंथ वगैरह, फोकल पॉइंट, ये सारी चीजें, राइट। बट डिफरेंस बस क्या है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर रहा है, राइट। अब कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स सीख लेते हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन। क्या है रूल्स बच्चों, राइट। तीन रूल्स हैं हमारे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, ये तीसरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहां पर वो बना देते हैं बच्चों, अरे ठीक है, अच्छा, इसको, ठीक है, थोड़ा वेट, छोटे बनाने पड़ेंगे वरना स्क्रीन में ही नहीं आ पाएगा। हाँ, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, चलिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा
फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पूरी चीज यहां पर हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस, राइट। इफ यू वांट यहां पर लिख भी देता हूं मैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये 2f1 हो गया, ये f1 हो गया, ठीक है, ये f2 हो गया, ये 2f2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से सारे में जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। पहला रूल क्या है, अगर लाइट हमारी पैरेलल जा रही है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दैट इज रूल नंबर 1, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है लेंस, तो दूसरी तरफ चली जाएगी लाइट। दूसरा, अगर लाइट फोकस से होकर गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो अनडेविएटेड फॉर्मेट में आगे बढ़ती चली जाएगी। दीज आर द 3 वेरी सिंपल रूल्स। उसमें 4 थे, इसमें 3 रूल्स हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, सारे रूल्स यहां पर बता दिए गए हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन की बात आती है वापस। इमेज फॉर्मेशन में हमारी 6 रे डायग्राम्स बच्चों इसमें हमारे बनने वाले हैं, ठीक है। देयर वुड बी 6 रे डायग्राम्स, तो अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। देयर वुड बी अ टोटल ऑफ 6 रे डायग्राम्स बच्चों जो यहां पर हमारे बनेंगे फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, राइट। कॉन्वेक्स लेंस के 6 बनेंगे और कॉन्केव लेंस के बच्चों हमारे खाली 2 रे डायग्राम्स होंगे, ठीक है। और इसके बाद बस वापस हमारा मिरर फॉर्म मतलब लेंस फॉर्मूला रह जाएगा। और लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा वो था मिरर फॉर्मूला, सेम वैसे ही कुछ हमारा लेंस फॉर्मूला भी हो जाएगा, राइट। बस थोड़े से उसमें साइन थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है। चलिए इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं सबसे पहले, राइट। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा 2f1 f1 f2 2f2, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। पहले ये करते हैं, पहला क्या है बच्चों, राइट। अब आप खुद से बता पाओगे, एकदम सिमिलर है। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से कैसी लाइट रेज आएंगी बच्चों, पैरेलल लाइट रेज आएंगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर निकलेंगी। कैसी इमेज बन रही है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, पॉइंट साइज एंड एट फोकस। देख रहे हो, एग्जैक्टली आपको कॉन्केव मिरर की याद आ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे बच्चों, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा, पहली लाइट रे ऐसे गई, फोकस से निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर पार निकाल दो बच्चों, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर पार निकाल दो, तो देखो इमेज कहां बन रही है, कुछ यहां बन रही है। तो इमेज कहां बन रही है बच्चों, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। कैसे बन रही है, स्मॉलर बन रही है। और कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। ऐसे एकदम सिंपल तरीके से आपको सारे रे डायग्राम्स याद भी हो जाने वाले हैं कंसेप्चुअली, और एकदम रट भी जाने वाले हैं, राइट। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां पर लेकर आए, अब यहां पर इमेज एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की बनेगी। देखो कैसे, राइट। पैरेलल लाइट रे ऐसे जा रही है, इधर से, अरे अरे भैया, इधर से ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, राइट। तो कैसे बन रही है बच्चे, सेम साइज की बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और कहां बन रही है, एट 2f2 बन रही है। वो 2f1 पर था, ये 2f2, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे ले आए, ऑब्जेक्ट को बिटवीन C एंड F रख दिया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बच्चे, पैरेलल लाइट जा रही है ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, तो इमेज कुछ यहां पर बन रही है, ठीक है। मैग्निफाइड बन रही है बच्चे, यहां पर इमेज मैग्निफाइड बन रही है। और कहां बन रही है, बियॉन्ड बियॉन्ड 2f2 बन रही है, ठीक है। और कैसे बन रही है, वापस रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। अब वापस से ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो इमेज को कहां, ऑब्जेक्ट को कहां रखा हमने, फोकस पर। तो पैरेलल लाइट गई इस तरह से, इस तरह से, देखो
इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बड़ी सी जाकर बनेगी, एट इन्फिनिटी। और कैसे बनेगी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। कुछ बुक्स में मेंशन भी है कि ये इनमें इमेज बनेगी ही नहीं, वैसा भी लिख सकते हैं, बट मतलब पहले बहुत सारी बुक्स में यही है रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो भी कर सकते हैं। मैंने रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर रखा है, तो इमेज बनती है, तो रियल तो बन जाएगी, ठीक है। और इमेज अल्ट्रा मैग्नीफाइड, अरे भाई साहब अल्ट्रा मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। क्लियर है? अब लास्ट और बोर्ड्स का फेवरेट केस आ चुका है बच्चों। लास्ट केस क्या है? ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, पैरेलल लाइट रे गई और यहां से गुजरी, ठीक है, यहां से गुजरी, लाइट डाइवर्ज कर गई, धक्के से कन्वर्ज कराएंगे और इमेज बच्चे यहां पर बन जाएगी, ठीक है। तो ये इकलौता केस हो गया किसका? कॉन्वेक्स लेंस का, जहां पर इमेज कैसे बन रही है भैया? इमेज बन रही है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफाइड और ऑन द सेम साइड, ठीक है बच्चों। और इस केस को क्या बोलते हैं? द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप इस पर काम करता है। लेंसेज के यूज की बच्चों अगर मैं बात करूं, तो लेंसेज कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं? ये सारे केसेस यहां पर मेंशन्ड है। लेंसेज कहां कहां पर बच्चे इस्तेमाल होते हैं? चश्मों में, फोन के कैमरा में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, इन सब जगहों पे लेंसेज काम आते हैं, राइट। अगले चैप्टर में लेंसेज का यूज थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यूसेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, बट ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंपल कैमरा में काम आते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में काम आते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स और फिल्म प्रोजेक्टर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज की इमेज हमें कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगी? तो कहां रखना चाहिए फटाफट? व्हाट वुड बी द आंसर? ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। ट्वाइस द फोकल लेंथ पर रखेंगे तो सेम साइज की इमेज बच्चे हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉनकेव लेंस पर। अच्छा, ठीक है, चलो कॉनकेव लेंस पर आ जाते हैं, फिर उस पर आएंगे। कॉनकेव लेंस में क्या होता है बच्चों? कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के भी हमारे 3 रूल्स हो जाएंगे। कुछ इस तरह से बच्चों हमारा कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये इस तरह से यहां पर ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का क्या हो जाएगा बच्चों? ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है बच्चे? अगर पैरेलल लाइट बन रही है तो वो डाइवर्ज करेगी, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, दैट इज वन। दूसरा, दूसरा आप यही बना दो, राइट। अगर एक लाइट अपीयर टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लग रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे पैरेलल चली जाएगी, राइट। इसका आप उल्टा भी बना सकते हो, एक ही बात है। और ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चली जाएगी। दीज आर द 3 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव लेंस। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। सारे रूल्स यहां पर मेंशन है। अब इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है, राइट, इसके 2 ही इमेज फॉर्मेशन है बच्चों। एक जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, और एक जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहां पर इसका रे डायग्राम बनेगा बच्चे, राइट। यहां पर हो जाएगा हमारा लेट्स से इस तरह से, राइट। ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2, ठीक है। सेम इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर लाइक दिस। पहला क्या है बच्चे? यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर पड़ा है, तो ऐसे पैरेलल लाइट रेज आएंगी, दूर भाग जाएंगी, अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो इमेज कैसे बनेगी बच्चों? वर्चुअल, इरेक्ट, राइट, और पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। और अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दूं, राइट, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी रख दूं बच्चे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? पैरेलल लाइट रे जाएगी, दूर भागेगी, अपीयर टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस बाय 1 रूल। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड लाइट जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड लाइट जाएगी। तो इमेज बच्चे यहां पर बन जाएगी हमारी, वर्चुअल बनेगी। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट, और हमारी स्मॉल साइज की बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, स्मॉल बन रही है, ठीक है। और ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है,
ठीक है बच्चे, सो दीज आर द रे डायग्राम्स जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको एज अ टेबुलर फॉर्म में भी मेंशन कर दिया है ताकि आप इसको नोट्स भी अच्छे से ले सको। ठीक है, यूसेस क्या है, ये आपको मायोपिया जो दूर का जिनको नहीं दिखता उसके लिए क्योर होता है, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा। राइट, मतलब टेलीस्कोप में काम आता है, कम्बिनेशन हाई क्वालिटी सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। राइट, स्पाई होल्स इन द डोर्स, राइट, डोर्स में वो हल्का सा जो छेद होता है ना जिससे देख सकते हैं अरे भाई बाहर कौन आया, ठीक है, उसमें भी ये काम आते हैं। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की बच्चों अगर मैं बात करूं, राइट, अच्छा इसमें ना अब ये देखो, वो फिर ना पावर के साथ एक लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा पावर से रिलेटेड है। साइन कन्वेंशन बच्चों क्या है, सेम वही का वही, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और यू वी एफ भी सारी चीजें सेम है। द ओनली डिफरेंसेस कि यहां पर पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा, और वापस से सारी चीजें सेम है बच्चों। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है, याद कैसे रखेंगे, कॉन्वेक्स में ऑलरेडी एक टेढ़ा पॉजिटिव पड़ा है। फोकल लेंथ नेगेटिव तो कॉनकेव, याद कैसे करेंगे, केव गुफा नेगेटिव, ठीक है, वैसा नेगेटिव फीलिंग आती है ना गुफा सोचकर, ये राइट। और यू क्या होगा बच्चों, यहां पर भी हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, वी अलग अलग होता रहेगा। यहां पर वी पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, क्योंकि इधर अगर बन रहा है, इधर बन रहा है तो रियल इमेज, उधर जा रहा है तो वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, और लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, राइट, लेंस फॉर्मूला में सारी चीजें पहले तो आपको डिफाइन होनी चाहिए। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे लाइट जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर इमेज बन रही है, ठीक है, तो बच्चों ये चीज क्या होती है हमारी फोकल लेंथ, ठीक है, ये होती है फोकल लेंथ, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये होता है बच्चे इमेज डिस्टेंस। और इनका आपस में जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता लेंस फॉर्मूला कहलाता है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देख रहे हो कितना सिमिलर है मिरर फॉर्मूले से, बस यहां पर माइनस आ गया। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। ठीक है, ये हल्का सा बस साइन का फॉर्मूला है, अदरवाइज वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट। और जो मैंने आपको सिखाया था ना मैग्निफिकेशन, वो सेम रूल यहां पर भी लगेगा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इमेज बच्चे आपकी रियल। ठीक है, सेम रूल यहां पर भी लगेगा। ठीक है, राइट। अब देखो टिपिकल क्वेश्चन जैसे उसमें किया था, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, तो प्लस 10 सेंटीमीटर दे दी गया, is placed at a distance of 12 centimeter from the wall, right? How far from the lens should the object be placed, कि हमें रियल इमेज चाहिए। तो u का ऑब्जेक्ट कितना दे दिया बच्चे, u का डिस्टेंस कितना दे दिया, -12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि v का डिस्टेंस बताओ, राइट, कि प्लेस रियल इमेज ऑन द वॉल, राइट, रियल इमेज हमारे को निकालनी है, साइज वाइज की कुछ बात नहीं कर रखी ना। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा 1/f, f क्या हो है हमारा 10 प्लस 1/u क्या है बच्चे -12। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर चाहिए मुझे, जो जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं इसके कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स बताते चलिए। ठीक है, राइट, होमवर्क कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन अगर प्लस 2.5 दे दी तो लेंस कैसा है, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, ठीक है, 2.5 मतलब एनलार्ज, ठीक है, वर्चुअल एंड एनलार्ज, सोच कर देखो, वर्चुअल एंड एनलार्ज कौन सा लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे इस पर बन सकते हैं। ठीक है, सेम ये वाला अगर करो, होमवर्क ले लो। ठीक है, कुछ कुछ मैं करा रहा हूं, कुछ कुछ होमवर्क दे रहा हूं, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस। लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों इस चैप्टर का आता है, दैट इज द पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, राइट। कोई लेंस ऐसे इतना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, राइट, और कोई लेंस इतना कन्वर्ज कर रहा है, तो ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है ना, देखो मतलब ये लाइट पैरेलल चली जाती बट ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ये उतना कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। तो पावर क्या बताता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, कोई लेंस कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है। फॉर्मूला वाइज क्या होता है बच्चों, पावर इज नथिंग बट 1/फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ को हमें मीटर्स में रखना होता है। ठीक है, ये होता है पावर। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो बच्चों,
ठीक है, जिस बच्चे ने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा कि देखो ये थोड़ा मोटा लेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ कम है, कम फोकल लेंथ मतलब ज्यादा पावर, राइट, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, लेस फोकल मतलब ज्यादा फोकल लेंथ मतलब कम पावर। तो पावर फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को मीटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। और यूनिट क्या होती है पावर की, अच्छा ये तो हमने कर लिया, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, डायोप्टर कहाँ गया, अरे भैया, हाँ डायोप्टर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डायोप्टर को कैसे लिखेंगे, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर्स, ठीक है। मतलब जब फोकल लेंथ बच्चे हमारी 1 मीटर है तो उस लेंस की पावर क्या है, 1 डायोप्टर, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का, अभी मैंने आपको सिखाया, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो उसकी पावर भी पॉजिटिव, राइट। कॉनकेव, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव तो उसकी बच्चे पावर भी नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर कई बार एक ऐसा सवाल आ जाता है, मैं बोल रहा था ना एक बार एक कराऊंगा सवाल, कहाँ गया कहाँ गया, एक डिक्शनरी वाला सवाल आ जाता है, लेट मी जस्ट सी इधर उधर है क्या नहीं, के बहुत आगे पीछे हो गया कॉम्बिनेशन। एक लास्ट टॉपिक बस रह गया, एक डिक्शनरी वाला सवाल था, लेट मी जस्ट सर्च, अच्छा सवाल था वो, हाँ ठीक है। अब ऐसा सवाल आ जाता है कि हमें ना डिक्शनरी के अल्फाबेट्स देखने हैं मैग्नीफाई करके, कौन सा लेंस यूज करें। तो ऑब्वियसली बच्चों कॉनकेव तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि कॉनकेव तो बड़ी इमेज बनाता नहीं है, कॉन्वेक्स बनाता है। अब कॉन्वेक्स में कम फोकल लेंथ वाला करेंगे कि ज्यादा, मतलब ज्यादा फोकल लेंथ वाला करेंगे कि कम फोकल लेंथ, हम ज्यादा पावरफुल लेंस को इस्तेमाल करेंगे। पावरफुल कौन ज्यादा पावरफुल होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम है, तो सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसा सवाल आ भी रखा है, आ सकता है बोर्ड्स में। लास्ट बस चीज है बच्चों कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, राइट, अगर लेंसेज को हमने ऐसे कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो पावर का क्या मतलब बेसिकली रिलेशन होता है, क्या होता है। तो अगर हमने लेंसेज को आसपास में ऐसे रख दिया, अलग अलग लेंसेज को, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो जो इस पूरा जो इफेक्ट बनेगा इसकी पावर क्या होगी बच्चों, एल्जेब्रिक सम P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे जितने भी हैं सबको बस ऐड कर देंगे और वो हमारी पावर बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये करते हैं, राइट। इसको अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया तो इसको एज अ कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दो। एंड विद दिस बच्चों वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। अगर बढ़िया लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के आंसर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।